मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे मोलिकुलर स्पीड के बारे में। उसी में हम लोग बात किए थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है 3/2 RT के। ये हम बात किए थे 3/2 RT क्या होता है, किसके लिए भाई? 1 मोल के लिए। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, मतलब कोई भी दो गैस हो, मान लो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक आपका ऑक्सीजन गैस है, दोनों का अगर मैं सेम अमाउंट ले लूँ, सेम नंबर ऑफ मोल ले लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ले लूँ और ऑक्सीजन का भी मैं 1 मोल ले लूँ, तो सेम टेम्परेचर पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ये हम यहाँ पे देखे थे। मतलब टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ध्यान रखना ये काइनेटिक एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज बताता है, किसी एक पर्टिकुलर गैस की काइनेटिक एनर्जी नहीं बताता, ये 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी को बताता है। ठीक है, अगर मुझे एक गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 KT, जो बोल्ट्जमैन ने दिया था। बोल्ट्जमैन ने ये किसी एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बताएगा, उसकी एवरेज, मतलब सिंपल से एवरेज समझते हो ना, मीन बताता है। मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, उसका जो एवरेज है काइनेटिक एनर्जी किसी एक के लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए, वो बताता है कौन सा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 KT। ठीक है ना, इसमें भी क्लियरली आप देख सकते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। लेकिन ये तो हम फार्मूला के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल ने कैसे समझाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, और किस प्रकार से बढ़ती है, उनका बताने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग था। चलो हम देखते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं मैक्सवेल से। तो अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं कि मैक्सवेल ने क्या बोला था, कैसे टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज करने की उसने बात बताई थी। देखिए मैक्सवेल ने क्या बोला था। मैक्सवेल ने बोला था, सपोज करो कि ये कोई एक गैस सैंपल है, मान लो ये कोई गैस सैंपल है, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मान लो ऑलमोस्ट 100 गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल में गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे इधर उधर, कभी आपस में कोलाइज करेंगे, कभी वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइज करेंगे। इस कोलिजन में देखो यहाँ पे ये कभी यहाँ कोलाइज किया, रेंडमली मूव कर रहा है, कभी यहाँ से यहाँ मूव किया, कभी इधर मूव किया, ऐसे कोलाइज करते रहेंगे। वैसे ही दूसरा गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइज करते रहेंगे। मतलब हर एक मोमेंट पे इनका क्या होगा? आपस में कोलिजन होते रहेगा, कभी इधर उधर, मतलब रेंडमली कोलिजन होते रहेगा। हमने एक कैटेगरी के हम देखे थे कि ये कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। मतलब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो बताओ क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइज किए, कोलिजन करने के कारण एक की स्पीड घटेगी तो दूसरी की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या करना है? कंजर्व करना है। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो क्या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी पार्टिकुलर गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या? किसी एक गैस के बारे में बात करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गैस बिल्कुल दूसरे से क्या कर रहा है? हमेशा कोलाइज कर रहा है, और कोलिजन करने से उसकी जो स्पीड है वो पर सेकेंड या पर मोमेंट चेंज हो रहा है। हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसकी स्पीड कम भी हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ भी रही है, स्पीड जीरो भी हो सकती है। मतलब उसकी स्पीड रेंडमली हमेशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि इनके बीच कोलिजन होगा। तो मान लो दो पार्टिकल कोलिजन किया तो एक की स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरे की स्पीड घट जाएगी। जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है? हमेशा कंजर्व करना है। मतलब हर एक मोमेंट पे इनकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हमने जो देखा था फार्मूला अभी काइनेटिक एनर्जी एवरेज का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था भाई? 3/2 KT। मतलब एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? फिक्स होता है। तो क्या यह बात सही है? क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है? क्या चेंज हो रही है? हर एक मोमेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन हम ओवरऑल बात करें, एवरेज की बात करें, तो एवरेज वाले केस से मान लो किसी की स्पीड बढ़ी, किसी की घटी, फिर बढ़ी, ऐसे करके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर पे।
जो होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 kT, जो हम बात किए। अब देखिए जो चीज़ मैं आपको समझाया था वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू KTG गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली रैंडम मोशन एंड कोलाइड रीच ईच अदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, और रैंडम मोशन के कारण वो कंटिन्यूसली वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ या एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइज करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने बोला था ऐसा कि इफ द मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कोलाइड देयर स्पीड विल बी चेंजेड एट एवरी इंस्टेंट। हर एक इंस्टेंट पे उनकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है भाई, क्योंकि इनका कोलिजन जो है कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है, तो एक की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दूसरे की उतनी सी क्या होगी, बढ़ेगी। वही बोल रहा है कि their speed will be changes at every instant and kinetic energy will be changes continuously। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो हम पढ़े थे ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो किसी इंडिविजुअल गैस के लिए नहीं होता है। इंडिविजुअल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू है वो पर सेकेंड या पर इंस्टेंट क्या हो रही है, अपनी चेंज हो रही है। आगे देखो, इट इज़ नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है। इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट इन टेम्परेचर। मतलब जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं सबका जो एवरेज निकालोगे उसकी एवरेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी टेम्परेचर के साथ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब हम जो पढ़े थे ना काइनेटिक एनर्जी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या था भाई, 3/2 KT बोलो या 3/2 RT बोलो, ये 1 मोल के लिए था। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे ये किसके लिए डिफाइन, ये किसकी बात करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिखा है। मतलब ये ओवरऑल मॉलिक्यूल जितने भी हैं पर मॉलिक्यूल निकालोगे तो वो वैल्यू हमेशा आपके लिए क्या होगा, फिक्स होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व होने वाली है। किसी की घटेगी, किसी की बढ़ेगी, किसी की घटेगी बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहना है। क्योंकि इससे हमेशा कोलिजन कैसा होना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करना है। ठीक है, और मैं बातें बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तक आप खुद समझ गए होंगे कि किसी एक गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है एक्यूरेट निकालना बहुत मुश्किल है, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इम्पॉसिबल है निकालना उसको। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम करेंगे क्या, तो मान लो कि हर एक इंस्टेंट पे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम एक मॉलिक्यूल की नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम बात करें कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, या फिर हम बता रहे हैं आपको, देखो मैं क्या बोला था, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि ये इम्पॉसिबल होता है किसी पार्टिकुलर गैस का काइनेटिक एनर्जी निकाल देना। क्यों भाई, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी जो है टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज। जैसे टाइम हो रहा है, मैं आपको बोलूँ, मान लो 10:05 हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला उसके जस्ट 2 सेकेंड के बाद टाइम, जस्ट बोलने के साथ ही टाइम क्या हो गई, कंटिन्यूसली चेंज हो गई। क्योंकि हमने बोला था 10:05 पर, आप टाइम लिखने जाओगे 10:05 2 सेकेंड हो गया रहेगा। तो टाइम क्या हो गई, क्या टाइम इसकी फिक्स रही, नहीं रही, टाइम क्या हो गई, चेंज हो गई। उसी तरह उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मैं बोल दूं कि एक ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड जो है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने 10 मीटर पर सेकेंड जैसे ही बोला, आप जाओ कैलकुलेट करने के लिए, तब से ही उससे पहले ही क्या करेगा, आपस में किसी से कोलाइज कर लेगा, कोलिजन कर लेगा। और कोलिजन करने से उसकी स्पीड क्या हो, या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। मतलब उसकी स्पीड जितना मैंने बताया था 10 मीटर पर सेकेंड उतना मेंटेन नहीं रहेगा। जब मेंटेन ही नहीं रहा है, स्पीड चेंज ही हो रहा है, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी हम निकाल ही नहीं पाएंगे। मतलब ये इम्पॉसिबल है निकालना। तो देखो मैक्सवेल ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने बोला था, देखो मान लो कि इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं। तो एक गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन उस सारे मॉलिक्यूल में कुछ फ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिसकी स्पीड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसको आप ऐसे समझो, देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक रेस हो रहा है, रेसिंग हो रही है कहीं पे, तो रेसिंग हो रही है, उसे मान लो 100 नंबर ऑफ बॉयज़ जो है पार्टिसिपेट किए, सपोज करो। अब 100 नंबर बॉयज़ पार्टिसिपेट किए और मैंने व्हीसल बजा दिया, जैसे उन्होंने दौड़ना शुरू किया। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप मान लो हेलीकॉप्टर पे बैठ के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो बस कि कितने लोग आगे हैं कितने लोग पीछे, वो देख रहे हो। तो मान लो क्या होगा, जैसे मैंने व्हीसल बजाया, अब लोग दौड़ना शुरू करेंगे, आपको दिखाई क्या देगा कि उसमें से 100 लोग में से
कुछ लोग जो हैं जिनकी संख्या 5 से 10 के बीच में होगी, उनकी संख्या बहुत कम होगी जो काफ़ी आगे निकल जाएंगे, जो रेस में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। कुछ लोग जो होंगे जिनकी संख्या 5 से 10 के बीच में आसपास भी होगी जो काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। इनका एक अपना फ्रैक्शन है जो काफ़ी पीछे छूट गए, कुछ फ्रैक्शन है जो काफ़ी आगे निकल गए, बीच में जो बच गए, बीच में जो बाकी लोग जो बच गए उनका उनका जो आपको दिखाई देगा, बीच ऊपर से देख रहे हो ना, तो कुछ लोग आगे दिखाई दिए, कुछ लोग पीछे दिखाई दिए। आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, देखिएगा कि एक बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक भीड़ है, बहुत सारे लोगों का एक भीड़ है जो ऑलमोस्ट सेम स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। तो क्या सिंपल सुनना, क्या अपने आप पे फील करना, क्या उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है? क्या इस फ्रैक्शन से मॉलिक्यूल निकल के उस आगे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्या उसमें नहीं जा रहे हैं? क्या जा रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल इसकी स्पीड बढ़ के उसमें चली गई, तो उसमें से कुछ कम होगी इसमें भी जा सकते हैं, फिर इसमें से कम होगी तो उसमें भी जा सकते हैं ना। मतलब स्पीड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, बीच वाले स्पीड से, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हाई स्पीड से चल रहे थे, उनका फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, उनकी वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक रेस हो रहा है, समझो एक रेस हो रहा है जिससे मान लो 100 ये मॉलिक्यूल्स है, 100 में से मैंने बोल दिया कि ऑलमोस्ट 10 की जो स्पीड है, 10 पार्टिकल की, वो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट जो 10 है उनकी जो स्पीड है, जिनकी स्पीड बहुत कम है, इनकी जो स्पीड है मान लो है 2 मीटर पर सेकेंड के आसपास। बाकी जो 80 पार्टिकल है, 80 पार्टिकल 100 माना था टोटल में, तो इनकी जो स्पीड है, ये स्पीड ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ये स्पीड ऑलमोस्ट 7 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल जो ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे, तो आपने क्या देखा कि 10 बच्चे काफ़ी आगे निकल गए, 10 बच्चे मान लो पीछे छूट गए, और 80 बच्चे जो हैं, जो एक भीड़ है पूरा बीच में, जो साथ साथ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या इसमें हर एक पार्टिकल पे आप ऑब्जर्व करो, क्या हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम होगी? क्या नहीं होगी। क्या हर एक की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है? क्या चेंज भी हो रही है। क्यों नहीं चेंज हो रही है? आप शुरू में दौड़ोगे तो फास्ट दौड़ोगे, फिर मंथ रहेगा धीरे स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी, मतलब आपकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी स्पीड के जैसा क्या इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा क्या जिसकी स्पीड आपके सेम होगी? बिल्कुल होगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा जिसकी स्पीड और आपकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। मतलब एक नहीं, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड आपसे सेम होगी। क्या इसमें और सारे मॉलिक्यूल होंगे जिसकी स्पीड अलग होगी? देखो बिल्कुल अलग है। 10 मान लो, ये इसको चेंज करता हूँ, मान लो कि ये 10 मॉलिक्यूल जो है, 10 मॉलिक्यूल, या मान लो 9 मैंने अलग कर दिया, नंबर थोड़ा चेंज कर दो, इसको 8 कर दो ताकि नंबर अलग दिखे आपको। ये 8 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड थी। फिर दूसरे 80 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी थी? 7 मीटर पर सेकेंड थी। 12 मॉलिक्यूल कितनी स्पीड थी? 10 मीटर पर सेकेंड थी। मतलब कि हर एक पार्टिकल की अपनी कुछ स्पीड है। हो सकता है कि इस स्पीड के जैसा दूसरा स्पीड भी हो जाए, या हो सकता है कुछ ऐसा मॉलिक्यूल भी निकल जाए जिसकी स्पीड इससे मैच न करता हो, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा जिसकी स्पीड सेम होगी, वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, मेंटेन रहेगा। मतलब मान लो कुछ पार्टिकल आगे हैं 10 पार्टिकल, तो अगर बीच में से कोई एक पार्टिकल उधर से आगे भी जाता है तो आगे से कुछ पार्टिकल थक के भी तो पीछे आएंगे, और ओवरऑल दोनों की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या रहेगी, इक्वल मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। देखिए हमने जो समझाया था उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल। किसी पर्टिकुलर गैस की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है पर एक इंस्टेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सिंस इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट इन ए गैस सैंपल इट कैन बी सीन दैट, कोई गैस का सैंपल है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, उसमें ऐसा देखा गया ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ फ्रैक्शन उसका हो सकता है 0.5 या कुछ फ्रैक्शन है, मतलब टोटल मॉलिक्यूल का कुछ फ्रैक्शन पार्ट molecule have the same speed, and therefore the variation of speed of fraction of molecule can be plotted, which is known as Maxwell distribution curve। मतलब
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम चाहें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेज स्पीड का एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इस ग्राफ को ही हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने अपना कैसे कैसे स्पीड के साथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कैसे ग्राफ हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये किसने बताई थी, मैक्सवेल ने बताई थी। देखते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। आइए आओ देखते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो मैक्सवेल ने ड्रॉ किया था, सेम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैक्सवेल ने यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है हम उसने dn/du लिया था और यहाँ पे उसने लिया था स्पीड, जिस स्पीड से क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे उसने लिया था स्पीड का, इसको अपन यू बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड लिया था, दिख रहा है आपको, देखिए ग्राफ कैसी थी। उसने जब ग्राफ ड्रॉ किया एक्सपेरिमेंटली, उसकी जो ग्राफ आई वो ग्राफ कुछ इस टाइप से है, कुछ ऐसी ग्राफ आई उसकी। ग्राफ जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सही है। उसकी ग्राफ जो आई वो कुछ इस टाइप से है, देखो। मतलब अगर मुझे निकालना है कि ये फ्रैक्शन है, मान लो ये कुछ फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर, ये कुछ फ्रैक्शन है, उसके पास स्पीड कितना है अगर हम निकालना चाहें, डायरेक्ट ये जो स्पीड होगा क्या बताएगा, उतने फ्रैक्शन के पास होगा। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे ये हमें ये फ्रैक्शन जो है उसके पास कितनी स्पीड है वो निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ से लाइन ड्रॉ करो और एक लाइन नीचे ड्रॉ करो। ये जो स्पीड होगी वो उतने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब एक बात को ध्यान से देखो, बताओ अगर मैं बोलूँ कि ये जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, समझना, बताओ ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या ये मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता है। देखो ना, ये जो पॉइंट है क्या इससे ऊपर कोई पीक पॉइंट है क्या, नहीं। मतलब ये मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मैक्सिमम फ्रैक्शन की स्पीड चाहिए, कितना स्पीड है, इसके नीचे चले आओ। तो ये जो स्पीड होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये किसको बताएगा भाई, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास क्या स्पीड है उसको बताएगा। और हमने आपको जब मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास जो स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। मतलब जो भीड़ जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, जो मतलब मैंने बताया था कि रैंडमली किसी चीज़ पे हाथ रखो तो जो स्पीड आएगा वो मैक्सिमम चांस है कि स्पीड कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। क्यों भाई, क्यों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी वो, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन यहाँ पे ये मैक्सिमम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और मैक्सिमम फ्रैक्शन के बाद जो स्पीड है वो स्पीड कौन सी होती है, कौन सी स्पीड कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। तो ये जो देगा ग्राफ का जो पीक पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा ये कौन सा स्पीड देगा, भी एमपीएस की वैल्यू देगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देगा। आ रही बात समझ में। अब मैं इनको गायब करता हूँ, मतलब कितना भी फ्रैक्शन का इस ग्राफ के थ्रू किसी भी फ्रैक्शन पे कितने फ्रैक्शन के लिए कितना स्पीड है वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलो तो अपना ध्यान यहाँ पे कंसंट्रेट करो कि ये जो है, ये जो ग्राफ आई ये किसकी आई, मतलब हमें क्या मिल, किसका फिर निकल गया, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइए अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड होते हैं वो कौन बड़ा कौन छोटा होता है, उसका एक ट्रिक था राम, RAM। आर का मतलब क्या था भाई बताओ, VRMS था। ए का मतलब क्या था भाई, V एवरेज था। और एम का मतलब क्या था, VMPS था। VMPS मतलब VMPS जो होता है सबसे छोटा होता है, एवरेज जो होता है उससे बड़ा होता है और RMS जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये MPS है तो बताओ एवरेज कहाँ होगा, इस साइड लाई करेगा ग्राफ के या फिर इस साइड लाई करेगा। देखो यहाँ पे एवरेज क्या है, बड़ा है, किससे भाई, मोस्ट प्रोबेबल से। तो अगर VMPS ये है तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड इसके आगे लाई करेगी। मान लो कि ये जो स्पीड है, ये वाली जो स्पीड बता रही है, ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V एवरेज को।
वी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ वी आर एम एस कहाँ होगा? क्या वी आर एम एस इधर लाई करेगा या इन दोनों के बीच लाई करेगा या उधर लाई करेगा? देखो ग्राफ को, एवरेज से बड़ा है कौन सा? आर एम एस। तो डेफिनेटली वी आर एम एस ना तो इधर लाई करेगा ना इन दोनों के बीच लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? उस साइड लाई करेगा। मतलब ये जो स्पीड होगी, ये जो स्पीड होगी, ये स्पीड कौन सी होगी? आर एम एस स्पीड होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी। आ रही बात समझ में आपको? मतलब ऐसे ही जो किसी ग्राफ का जो पीक पॉइंट होता है, जो सबसे पीक पॉइंट होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो हुआ, ये पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट किया भाई? ये मिला दिया यहाँ पे। ये किसको रिप्रेजेंट किया भाई? ये मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आई वो किसको रिप्रेजेंट किया भाई? वो आपके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट, मतलब कि कितना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो ग्राफ के थ्रू हम निकाल सकते हैं। वो सबसे टॉप पॉइंट का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बोलेगा। अब हम बात करते हैं वी एवरेज की या वी आर एम एस की। डेफिनेटली वी एवरेज की वैल्यू क्या होगी? आगे लाई करेगी, और आपका वी आर एम एस की स्पीड उससे भी आगे लाई करेगी। तो आप इतना समझ जाना, पहले एक पॉइंट में याद रखने वाली है कि जो पीक पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास वही स्पीड क्या होगी? प्रेजेंट होगी। आ रही बात समझ में? अब आप सिंपली इस चीज को देखो, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुछ मतलब मैं तो शुरू में बताना भूल गया कि ये जो फ्रैक्शन का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी, क्योंकि फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। अब मान लो कि मुझे निकालना है कि ये इतने वेलोसिटी कितने के पास है, मतलब यहाँ से ज़्यादा वेलोसिटी वी आर एम एस से वेलोसिटी ज़्यादा कितने फ्रैक्शन के पास है। तो हम क्या करेंगे? इस एरिया का अंडर द कर्व निकाल देंगे, तो वो निकल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा कि जिसके पास स्पीड क्या है? वी आर एम एस से भी ज़्यादा है। अब जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा जिसकी स्पीड वी आर एम एस से भी ज़्यादा है। और हमको तो पता है काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करने में कौन सा स्पीड कंट्रीब्यूशन देता है? अपना वी आर एम एस देता है। अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है तो हमें वी आर एम एस की वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकला आपके पास? इससे ये निकला कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते कैसे? ग्राफ के थ्रू देख लो, जो पीक पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या देगा? वी एम पी एस की वैल्यू देगा। उसके आगे कहीं वी एवरेज लाई करेगा, उसके आगे क्या लाई करेगा? वी आर एम एस लाई करेगा। उसके बाद सिंपल सा ये पूरा एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। अगर मैं पूरा का एरिया अंडर द कर्व निकाल दूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। हमारी बात समझ में? अब देखो, ये जो अगर मान लो ये फ्रैक्शन जो है, ये एरिया जो वी आर एम एस से बड़ा है, अगर ये एरिया अंडर जोन बड़ा हो, ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड वी आर एम एस से भी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली हम देखते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम देखते हैं उससे इफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये मान लो ग्राफ जो है, ये मान लो T1 ग्राफ है, T1 टेम्परेचर पे है। इस पे टेम्परेचर क्या है? मान लो T1 टेम्परेचर है। अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, आपको तो पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फॉर्मूले से पता है आपको ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन बताओ, अगर भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाना है तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या करना है? बढ़ाना पड़ेगा। वी आर एम एस की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। अब वी आर एम एस की वैल्यू को बढ़ाना हम जानते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, ये देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीड हो, चाहे वो एवरेज हो, वी एवरेज हो, या एम पी एस हो, चाहे वो वी आर एम एस हो, सबकी वैल्यू क्या होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैंने बताया था क्या होता है? वी एवरेज क्या होता है? √8 RT बाई पाई एम। वी एम पी एस क्या होता है? √2 RT बाई पाई एम, 2 RT बाई एम। और वी आर एम एस क्या होता है? √3 RT बाई एम होता है। मतलब सब में टेम्परेचर क्या है? मतलब अगर एवरेज स्पीड मौके स्पीड बढ़ानी है तो √T क्या होगा? उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली फ्लो है किसमें भाई? √T में। और हम जानते हैं T बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी।
ठीक है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ जो होगा उसमें एमपीएस की वैल्यू, चाहे वी एवरेज की वैल्यू, चाहे वी आरएमएस की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होगी, आगे की तरफ शिफ्ट करेगी। शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। एक बात और, एक प्रॉब्लम और है, मैथ वाले से समझेंगे। अगर ये एरिया अंडर द कर्व को सेम रखना है, एरिया अंडर द कर्व को क्या रखना है, सेम, क्योंकि फ्रैक्शन के वैल्यू जो होता है, फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। वो तो चाहे पहले हो, टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो, मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन तो उतना ही है। अगर आप यहाँ पे n से मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन चेंज, मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल तो उतना ही जितना पहले है, या फ्रैक्शन तो हमेशा क्या होगा, 1 के ही इक्वल होगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए एरिया अंडर द ग्राफ जो हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू पहले जैसे ही रहनी चाहिए। तो क्या हुआ, ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इसकी जो पीक पॉइंट जितनी हाइट अभी है उतनी हाइट नहीं रहेगी, उसकी हाइट कम हो जाएगी पहले से। और क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि एमपीएस को आगे जाना है, वी एवरेज को आगे जाना है। तो ग्राफ जो होगी वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होती है। देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी जो ग्राफ होती है वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे। देखो यहाँ पे ग्राफ जो हो गया आगे की तरफ बढ़ गया। मैं आपको दिखा रहा था, इसको ड्रॉ करके फिर से एक बार। ये देखो ग्राफ, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो पहले की हाइट से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ग्राफ जो है एमपीएस, देखो ये ग्राफ, ये जो होगा, ये जो पॉइंट देगा, ये जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट देगा, ये किसकी वैल्यू देगा, एमपीएस की वैल्यू देगा। इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगी, ये क्या होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये किसको बताएगा, एमपीएस की वैल्यू बताएगा। अब इससे, अब ये पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट जो है उस टेम्परेचर के लिए क्या है, एमपीएस का है, तो उसके आगे क्या होगा, वी एवरेज होगा, उसके आगे क्या होगा, वी आरएमएस होगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो ये देखो, ये एरिया, ये जो एरिया है, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन, ये वाला जोन क्या हुआ, हमारे लिए एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ये वाला जोन, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। बताओ ये एक्स्ट्रा ऐड होने से क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है कि पहले जो वी आरएमएस में पार्टिकल थे, वी आरएमएस की स्पीड से ज़्यादा वाला जो पार्टिकल थे, वो एरिया कुछ ये ही था, ये वाला एरिया था। अब टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका जो एरिया है वो बढ़ गया। एरिया बढ़ गया मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड वी आरएमएस से भी ज़्यादा है, उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि वी आरएमएस में जिसकी स्पीड वी आरएमएस से भी ज़्यादा अगर वो बढ़ गया तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब अभी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पहले से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। देखिए मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर, मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो ये देखो एरिया को मैं ऊपर लेके लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि एट हायर टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल at fraction of molecules having a speed greater than क्या, greater than क्या, V RMS, the fraction of molecule having a speed greater than वी आरएमएस, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। आप देखो इसको, जैसे देखो क्या हो गया भाई, वो बढ़ गया, और उसके बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से अब ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आ रही बात समझ में, क्योंकि अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड वी आरएमएस से भी ज़्यादा है, वो क्या, उसका फ्रैक्शन क्या हो चुका है, अब ज़्यादा हो चुका है। मतलब अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो चुके हैं जिनकी स्पीड जो है वी आरएमएस से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है,
तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों भाई इंक्रीज करता है, काइनेटिक बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड भी RMS से ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल की जो भी जो है वेलोसिटी जो होगी इसके पास ज़्यादा है किससे भाई, भी RMS से, जिसकी स्पीड भी RMS से ज़्यादा है या इक्वल है, उनकी संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है उनका, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है उनका, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, जिसकी स्पीड भी RMS के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में हमने किसका यूज़ किया था, वेलोसिटी कौन सा लिया था, भी RMS यूज़ किया था। आ रही बात समझ में।